मेरी पत्नी ने मुझसे अलग होने के लिए कहा इतना बड़ा झूठ। मेरा नाम रमेश है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी शादी रत्ना से हुई। रत्ना और मेरी शादी घर वालों की मर्जी से हुई है। रत्ना बहुत सुंदर है। शुरुआत में मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी को हाँ नहीं कहेगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। रत्ना अब शादी करके मेरी जिंदगी में आई, तब से मेरी जिंदगी ही बदल गई। मुझे सभी कहते थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अभी मेरी शादी को करीब 3 महीने ही हुए हैं। मेरा सपना है कि मैं बड़े शहर में एक बड़ा शोरूम बनवाऊं कपड़े का। मैंने रत्ना को इसके बारे में बताया। रत्ना को पता है कि ये मेरे लिए कितना बड़ा सपना है। मैं दिन रात इसी में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने अपने गांव की ज़मीन बेचने का फैसला किया था। ज़मीन मेरे पिता के दूसरे भाई का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों तक गांव में जाना पड़ रहा था। मैंने रत्ना को चलने को कहा, क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता है, लेकिन उसने कहा कि वो अपने मैके चली जाएगी। मैंने भी सोचा ठीक है। रत्ना अपने मैके चली गई, मैं अपने गांव चला गया। रत्ना से मैं फोन पर बात किया करता था। जमीन के कागज और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फोन किया तो वो कुछ बदली बदली थी, ज़्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो बोली कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है। मैंने कहा बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। मैंने भी कहा ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब रत्ना को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसलिए मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी ज़रूरी था, क्योंकि वो ख़त्म करके मैं जल्द ही रत्ना के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को रत्ना को फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात फिर किया, क्योंकि दिन में बात हो ना हो, लेकिन रात में बात जरूर किया करते थे। लेकिन रात में भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो अपनी मम्मी के घर ही तो है। अगर कुछ बात होती तो मुझे फ़ोन आ ही जाता। थोड़ा बहुत विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर किसी को फ़ोन करूं, लेकिन रात के उस समय फ़ोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैं रत्ना से बात करूं। सुबह भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन अब भी वही बात कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। अब मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी थी कि क्यों किसी से कोई मेरी बात नहीं हो रही। करीब 3 दिन ना रत्ना का फ़ोन आया ना उसकी माँ का। मैं अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फ़ोन आया। मैंने पूछा रत्ना कहाँ है? वो बोली रत्ना अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई है, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था। रत्ना ने मुझे बताया था कि वो वहाँ जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। रत्ना वहाँ 5 दिन रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिनों तक रत्ना से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग खत्म हो गया था। मेरे हाथ में पैसे 2 से 4 दिन में आने ही वाले थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा अपने पत्नी के घर ही गया उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने की बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा, उनसे पूछा कि रत्ना कहाँ है? वो बोली कि वो अभी आई नहीं। मैंने बोला आई नहीं? अभी तक उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ किसी का नंबर दे दो, इतने दिन से रत्ना से बात नहीं हुई है। वो कुछ देर सोचती रही और फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ।
करीब 8 दिन हो गए थे मुझे रत्ना से बात किए। मुझे रत्ना पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि अगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ है तो वो किसी और के फ़ोन से भी तो फ़ोन कर सकती थी। मैंने सोचा कि जब वो आएगी तो उसे ज़रूर डांटूंगा। मेरी सास का फ़ोन भी नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए। मैं उनके घर वापस गया, लेकिन अब वो भी घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो रत्ना और उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फ़ोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो ये सब मुझसे छिपा रहे हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे 20 दिनों से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उनके घर गया। मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन्हें जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है रत्ना। मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा, अब मैं तुम्हें जो बताने वाली हूँ इस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये ही सही है। वो बोली कि रत्ना किसी के साथ भाग गई। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला, आप कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगा। वो बोली, बेटा यही सच है, तुम्हारी शादी से पहले वो किसी और को प्यार करती थी। जब वो वहाँ गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो उसे वो वहाँ मिल गया और वो मौका देखकर वहाँ से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है। तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी, इसलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। रत्ना मेरे साथ 3 महीने तक रही। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ ये कह रही थी तो मैं कैसे ना मानता। मेरा मन अब भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। रत्ना स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। रत्ना की माँ को देखकर मैं और मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने रत्ना को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। रत्ना नाम से मुझे नफरत हो गई। मेरी जिंदगी पर उसका बहुत असर हुआ। मैं जो शोरूम की शुरुआत करने वाला था, जिसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो तो कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए अब 7 महीने हो गए थे और मैं उसे भूलकर अपनी जिंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। मेरा उसके घर पर जाना हुआ। जैसे ही मेरा ध्यान उनके घर की खिड़की पर पड़ा, मुझे दिखाई दिया कि खिड़की पर रत्ना है। एक झलक सी मुझे दिखाई दी। मैंने उसी समय उनके घर का दरवाजा बजाया। मेरी सास ने दरवाजा खोला और वो मुझे देखकर ही डर गई। दरवाजा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर मैं कमरे में गया तो रत्ना को देखकर मैं हैरान रह गया। रत्ना व्हील चेयर पर बैठी थी। रत्ना ने मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा, क्या हुआ? रत्ना बस रो रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा, रत्ना जब शादी में गई थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसी जगह चोट आई, जिसके कारण वो चल नहीं सकती। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में वो यही कह रही थी कि तुम्हें ना बताए, वो बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है रत्ना कभी ना चल सके और इलाज के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं। लेकिन रत्ना ने कहा कि मैं उनकी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का। उनकी ज़िंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ बन जाऊंगी। इसलिए रत्ना ने ये झूठ तुम्हें कहने को कहा ताकि तुम उसे भला बुरा कहकर उसे भूल जाओ, उससे नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उससे कहा कि रत्ना, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? रत्ना ने रोते हुए कहा,
ऐसा मत बोलो। रत्ना ने कहा, आप मुझे भूल जाएं और दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। रत्ना की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे, जैसे उसने उन्हें कितने दिनों से रोक रखा होगा। मैंने रत्ना को बीते कुछ महीनों में न जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं रत्ना को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने रत्ना की एक बात नहीं सुनी, रत्ना को अपने साथ ले आया। अब कोशिश यही है कि वो फिर से चल सके। मैंने अपना शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में रत्ना को दिखाया। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बस मैं यही चाहता हूँ कि रत्ना अपने पैरों पे खड़ी हो जाए।